एक पत्रकार पर बिना बात का एनएसए लगा देना, नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट, जिसका कोई मतलब सबूत नहीं है कि एक्चुअल में उस तरह की आंतरिक सुरक्षा की कोई उस तरह की हलचल हुई हो, दंगे हो गए, फसाद, कुछ नहीं हुआ, फिर भी जो है 6 महीने से अधिक हो गए और मनीष जेल में है। तो ये दोहरा रवैया है। मनीष ने तो खुद रिपोर्टिंग भी नहीं की। मनीष ने तो दैनिक भास्कर ने या अन्य समाचार पत्रों ने जो बोला उसके बेस पे किया है। तो फिर उस हिसाब से भी देखा जाए तो दैनिक भास्कर पे आप लगाओ ना एनएसए। मनीष कश्यप बिहार के हैं, उनकी मां लगातार गुहार लगा रही है, अपील कर रही है, कभी गृह मंत्री से, कभी राष्ट्रपति से कि बेटे को न्याय दे दें, एनएसए हटा दें। लेकिन नीतीश कुमार क्या कान में रुई डाल के रखे हैं? नीतीश कुमार का हाल वही होने वाला है। कुछ दिनों में आप सुन लेंगे कि उनके हाथ से पार्टी उसी तरह से निकल जाएगी जैसे शिवसेना का निकल गया और एनसीपी का निकल गया। इस बात तो हाल ही में एक खबर थी, तमिलनाडु में बिहार के 6 प्रवासी मजदूरों को अगवा कर लिया गया। वो वही मामला है जिसे लेकर कुछ महीने पहले जब मनीष कश्यप ने आवाज सिर्फ उठाई तो उन पर एनएसए लगा दिया गया। तो अब क्या बिहार सरकार उन लोगों पर एनएसए लगाएगी जिसके राज्य में इस तरह का काम हुआ? कौन सी सरकार ऐसी होगी कि अपने राज्य के नागरिक को दूसरी सरकार की पुलिस को सौंपती है? आप यूपी में ऐसा छू करके दिखा दें। यूपी में, मैं बिहारी हूँ लेकिन मैं अगर यूपी में हूँ और मेरे ऊपर कहीं से कोई पुलिस आती है, मान लीजिए हिमाचल कर्नाटका से, यहाँ का लोकल थाना नहीं देता है, उनको टच भी करने नहीं देता है। और यहाँ पे तो है कि नहीं ले जाइए। बिहार पुलिस जो है, मुझे लगता है माला वाला पहना देते तमिलनाडु वालों को। बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये जानते हैं कि हम अगर कुछ करेंगे तो इनका तो भूमिहार का वोट बैंक जो है, और भी भूमिहार ही नहीं, मनीष कश्यप के चाहने वाले हर जाति में है, हर समुदाय वर्ग विशेष में है। तो ऐसे में उनके लिए ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी, अवसर मिल गया कि यार सब कुछ डाल दो कि हमने देखो बेल दे दिया, बेतिया वाला जितना मामला था हमने सब में बेल दे दिया। ये तो भाई तमिलनाडु वालों ने अटका रखा है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ये कहते हैं कि अगर पत्रकार गलत रिपोर्ट देता है, कुछ भी बयानबाजी करता है, तो उस हिसाब से वो अपराध नहीं होता, उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी है और पत्रकार कुछ भी बयान देने के लिए स्वतंत्र है। आज इसी बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पत्रकार जुड़े हैं, जिन्हें आप अक्सर सोशल मीडिया पे उनके ट्वीट्स, वीडियोस देखते रहते होंगे। अजीत भारती जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सबसे पहला आपसे सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन जिस तरह से कहा, मणिपुर वायलेंस में 4 पत्रकारों को राहत दे दी गई, लेकिन जब बात मनीष कश्यप की आई तो ये दोहरा नीति क्यों? दोहरी नीति इसलिए है कि मनीष कश्यप जो है वो वामपंथी नहीं है। अगर वो लेफ्टिस्ट होते तो मनीष कश्यप इतने दिन मुझे नहीं लगता है कि जेल में होते। उनके लिए कोई इंदिरा जयसिंह, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इस तरह के टॉप नॉच लॉयर्स जिनकी फ़ीस 25 लाख रुपये एक हियरिंग की है, वो वहाँ पे उनके लिए लड़ते रहते और मनीष कश्यप वापस आ चुके होते, उसी इंटेंसिटी से वही काम कर रहे होते जो पहले कर रहे होते। तो ये जो भी काम सीजेआई अभी जो भी बोल रहे हैं या पहले भी उन्होंने बोला है, जुबैर के मामले में हमने देखा, नुपुर शर्मा के मामले में हमने देखा, तो ये उनका दोहरा रवैया है। हालांकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन पे कुछ बोलेंगे तो फिर अवमानना और तमाम तरह के केसेस बन जाते हैं। बट ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि एक पत्रकार पर बिना बात का एनएसए लगा देना, नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट, जिसका कोई मतलब सबूत नहीं है कि एक्चुअल में उस तरह की आंतरिक सुरक्षा की कोई उस तरह की हलचल हुई हो, दंगे हो गए, फसाद, कुछ नहीं हुआ, फिर भी जो है 6 महीने से अधिक हो गए और मनीष जेल में है। तो ये दोहरा रवैया है। आप भी एक पत्रकार हैं और पत्रकार अपनी बातों को स्वतंत्रता से रख सकता है, यही उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन अगर मनीष कश्यप वो करते हैं तो उन पर एनएसए क्यों लगाया गया? वही बात घूम फिर के वही आ जाती है कि वो जिस विचारधारा के हैं, और दुर्भाग्य यह है कि आज के संदर्भ में देखा जाए तो पत्रकारिता में भी हमें अलग अलग झुकाव ढूंढने पड़ रहे हैं, क्योंकि दूसरा धड़ा जो है, दूसरे तरफ के जो लोग हैं वो एक तरफ की स्लैंटेड झुकाव वाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उनको कॉल आउट करने के लिए, उनका नाम लेने के लिए मनीष कश्यप हो या हमारे जैसे लोगों को ऊपर आना पड़ता है और थोड़े हार्श शब्दों में जो है अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करना होता है। ये अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखा जाए ऐसा ही मनीष ने किया। उसने, और ऐसा नहीं है कि मनीष ने केवल राजद या जदयू सरकार के खिलाफ में बोला, उसका करियर उठा के देखा जाए, उसने भाजपा के भी समय में इसी प्रखरता से लोकल जो भी स्थानीय विषय होते थे तो उस पर अपने स्वर तीव्र किए थे। तो यहाँ पे ये भी कह देना कि नहीं मनीष जो है एक ही तरह की रिपोर्टिंग करता है, वो मुझे लगता है कि अनुचित है। और जो एनएसए की बात आप कह रही हैं,
मनीष ने तो खुद रिपोर्टिंग भी नहीं की, मनीष ने तो दैनिक भास्कर ने या अन्य समाचार पत्रों ने जो बोला उसके बेस पे किया है। तो फिर उस हिसाब से भी देखा जाए तो दैनिक भास्कर पे आप लगाओ ना एनएसए। मनीष कश्यप के वीडियो की रीच कितनी है, और दैनिक भास्कर दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला हिंदी अखबार या ऐसे करके बोलते हैं, तो दोनों में देख लीजिए कि इम्पैक्ट फैक्टर किसका अधिक है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि यूट्यूब पत्रकार और सैटेलाइट वालों के लिए अलग अलग अब नियम बना दिया गया है। शायद गुनाह मनीष कश्यप का यही था कि वो यूट्यूब के जरिए पत्रकारिता करते थे। बिल्कुल, और यूट्यूब में भी मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि यूट्यूब में भी दूसरे विचारधारा के, वैसी विचारधारा जो अभी जो है अभी के एस्टेब्लिशमेंट को, जो एक तरह से वामपंथ के जकड़ में है, तो उनको पसंद नहीं है, तो वो उस तरह से जा रहा था। और इस कारण से आप देखेंगे सीधा दोहरा रवैया कि टीवी वाले हैं, एडिटर्स गिल्ड के लोग हैं, द वायर के पत्रकार हैं, तो उनके लिए एक अलग सेट ऑफ रूल्स होता है, और मनीष कश्यप जैसे स्थानीय पत्रकारों के लिए, जिनकी स्वीकार्यता कितनी व्यापक है पटना में, बिहार में, और बिहार से बाहर भी लोग उन्हें जानते हैं, तो उसको देख करके लग रहा है कि मनीष कश्यप बिहार के हैं, उनकी मां लगातार गुहार लगा रही है, अपील कर रही है, कभी गृह मंत्री से, कभी राष्ट्रपति से कि बेटे को न्याय दे दें, एनएसए हटा दें। लेकिन नीतीश कुमार क्या कान में रुई डाल के रखे हैं? नीतीश कुमार का हाल वही होने वाला है। कुछ दिनों में आप सुन लेंगे कि उनके हाथ से पार्टी उसी तरह से निकल जाएगी जैसे शिवसेना का निकल गया और एनसीपी का निकल गया। तो उनके पास जो है ना कुछ बचा है नहीं, और वो मतलब वो अगर किसी बात पे बोलेंगे, आधे टाइम तो आप उनसे कुछ भी पूछे पत्रकारों से, हमको नहीं पता, हम नहीं जानते, इसी तरह के वो जवाब देते रहते हैं। तो उनको एक स्थानीय पत्रकार वो जेल में है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। और फिर बात वही आती है कि एक जो प्रिविलेज्ड क्लास होता है वो जब किसी मामले में जेल में जाता है या उसको बेल नहीं मिलती है, तब किस तरह से लोग उसके साथ खड़े होते हैं, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, एग्जीक्यूटिव हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो। और फिर आप देखिए कि एक गरीब और जिस तरह के लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से मनीष कश्यप उठ के उभरा है, ऊपर आया है, और उसका तो जर्नलिज्म का कुछ है भी नहीं, वो तो बीटेक उसने संभवतः किया है, और वहाँ से उठा आदमी वो क्यों पत्रकारिता कर रहा है? उसको कुछ तो समस्या लगी होगी कि समाज में इस पर कोई नहीं बोल रहा है, तो चलो मैं बोलता हूँ। तो ऐसे में कोई उठ कर के आता है और लोगों की आवाज़ बनता है, तो इन लोगों को समस्या होती है। तो अगर तुम्हारा दुश्मन ऑलरेडी जो है समस्याग्रस्त है, टेंशन में है कहीं पे, तो फिर तुम उसकी मदद क्यों करोगे? तो नीतीश कुमार तो संतुष्ट हैं इस बात से। हाल ही में एक खबर थी, तमिलनाडु में बिहार के 6 प्रवासी मजदूरों को अगवा कर लिया गया। वो वही मामला है जिसे लेकर कुछ महीने पहले जब मनीष कश्यप ने आवाज़ सिर्फ उठाई तो उन पर एनएसए लगा दिया गया। तो अब क्या बिहार सरकार उन लोगों पर एनएसए लगाएगी जिसके राज्य में इस तरह का काम हुआ? नहीं, बिहार सरकार कुछ नहीं करेगी। आप देखें ना कि कौन सी सरकार ऐसी होगी कि अपने राज्य के नागरिक को दूसरी सरकार के पुलिस को सौंपती है। आप यूपी में ऐसा छू करके दिखा दें। यूपी में मैं बिहारी हूँ, लेकिन मैं अगर यूपी में हूँ और मेरे ऊपर कहीं से कोई पुलिस आती है, मान लीजिए हिमाचल कर्नाटका से, यहाँ का लोकल थाना नहीं देता है, उनको टच भी करने नहीं देता है। और यहाँ पे तो है कि नहीं ले जाइए। बिहार पुलिस जो है मुझे लगता है माला वाला पहना देते तमिलनाडु वालों को, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये जानते हैं कि हम अगर कुछ करेंगे तो इनका तो भूमिहार का वोट बैंक जो है, और भी भूमिहार ही नहीं, मनीष कश्यप के चाहने वाले हर जाति में है, हर समुदाय वर्ग विशेष में है। तो ऐसे में उनके लिए ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी, अवसर मिल गया कि यार सब कुछ डाल दो कि हमने देखो बेल दे दिया, बेतिया वाला जितना मामला था हमने सब में बेल दे दिया। ये तो भाई तमिलनाडु वालों ने अटका रखा है। तमिलनाडु वाले को मनीष कश्यप से क्या नुकसान हो सकता है पॉलिटिकली? कुछ नुकसान नहीं है। जो होने वाला इन्हीं लोग को होना था, तो इन्होंने वही क्या बोलते हैं आउटसोर्स कर दी अपनी पुलिसिंग को। आपसे आखिरी सवाल कि आने वाले चुनाव में बिहार की राजनीति किस तरफ करवट ले सकती है? आने वाले चुनाव में देखिए भाजपा मजबूत होगी अगर भाजपा स्वयं को सिंगल पार्टी मान के चले कि हमें गठबंधन नहीं करना है, हमें खुद ही करना है। और अमित शाह की रैलियां आप देखिए बिहार में पिछले कुछ समय में, जबकि अभी चुनाव भी नहीं है, अमित शाह इतनी बार गए हैं। तो अमित शाह का कहीं भी जाना विरोधी पार्टियों के लिए कोई शुभ समाचार लेकर के नहीं आता है। तो आप देखेंगे कि जदयू में फाड़ होगी। या तो 3 ऑप्शन बनते हैं, 3 विकल्प है। एक है कि नीतीश कुमार संन्यास ले लें, बोले कि भाई आप 22 साल मुख्यमंत्री रहे, अब आप हट जाइए, और अपनी पार्टी के सपोर्ट से आप
भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, आपके कुछ मंत्री होंगे और ऐसे चलाइए, मेन विपक्ष जदयू और राजद और कांग्रेस बन जाएगा ऐसे करके, क्योंकि बिहार की स्थिति वैसी है, 2 पार्टी जो आएगी वो सरकार बना लेगी। एक तो ये विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि इनकी पार्टी के 2 टुकड़े होंगे, मतलब ऑफिशियली 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक जो जदयू में नीतीश के लॉयलिस्ट हैं वो रहेंगे, और दूसरा जिनको अपना फ्यूचर कहीं और दिख रहा है तो वो अलग होंगे। तीसरा ये विकल्प है जो एनसीपी वाला, कि आप नाम का पार्टी वाला बन के रह जाएंगे। इसका कारण भी मैं बता देता हूं दर्शकों को, क्योंकि 17 एमपी हैं जदयू के। एमपी कैसे बने? मोदी जी के नाम पे। अब 17 एमपी में से अभी प्रशांत किशोर का भी आपने सुना होगा, बोल रहे हैं कि 5 भी सीट इनको नहीं आनी है 2024 के चुनाव में। उसके साथ ही आप विधानसभा चुनाव भी तो मोदी के ही नाम पे लड़े थे कि 80,000 करोड़ की योजना दे दी, ये दे देंगे वो दे देंगे। तो जो ऑलरेडी विधायक हैं वो तो देखेगा ना कि भाई हम कैसे जीते, हम अपने काम से तो जीते नहीं। तो उस कारण भी वो चाहेंगे कि नहीं यार भाजपा ज़्यादा अच्छा विकल्प है, तो हम उसके साथ हो लेते हैं। तो आपको बिहार की राजनीति में यही सब दिखेगा। 2025 में 2024 में ही आपको दिख जाएगा कि नीतीश कुमार पॉलिटिकल रेलेवेंस उनका समाप्त हो चुका होगा, उनको उतनी सीटें नहीं आएंगी, उनका पार्टी में अपना कद लगातार झुकता चला जाएगा। और तेजस्वी ने और लालू ने ये इंश्योर किया है कि वो उस तरह को खाली मुँह ठोकवा बोलते हैं ना बिहार में, वही बन के रह गए, उसके आगे वो कुछ भी नहीं है। कई मुद्दों पर इस वक्त अपने विचार अजीत भारती जी ने प्रकट किए हैं। आप इनके विचारों और बातों से कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहें सच टॉक्स। जय हिंद।